हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने इंडस वैली यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरा डिस्कशन कर लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक काल के बारे में, यानी आर्यंस के बारे में। आर्यंस कहाँ से आए थे, कितने टाइम से कितने टाइम तक रहे थे, वो लोग क्या करते थे, वो किस धर्म को फॉलो करते थे, ये सब चीज़ें हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो इसे जानने से पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा प्रीवियस जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसका बता देता हूँ। जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता में उसका स्ट्रक्चर पूरा पढ़ लिया था, तो अलग अलग इतिहासकारों ने उनके पतन के अलग अलग कारण बताए थे। कुछ इतिहासकारों ने बताया था कि जो आर्यंस थे उनके आक्रमण के द्वारा वो लोग यहाँ से चले गए। कुछ ने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो बाढ़ के कारण, और कुछ लोगों ने बताया महामारी के कारण। मगर ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि आर्यंस के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का पतन हो गया था। तो फिलहाल हम बिना किसी देरी के आज स्टार्ट करते हैं अपना वैदिक काल के बारे में। जैसे कि आपको दिख रहा है, वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक माना जाता है। वैदिक काल को हम यहाँ पर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। अब इन दोनों काल में डिफरेंस क्या है? दोनों काल में लाइफ स्टाइल, धर्म और उनकी राजनीतिक सोशल लाइफ सब में काफ़ी डिफरेंस है, जो हमें वीडियो में आगे धीरे धीरे पता चल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इन सब में कोई फिर दिक्कत नहीं आएगी और पूरी कंफ्यूजन जो थी वो सब क्लियर हो जाएगी अच्छी तरीके से। तो पहले हम ऋग्वैदिक काल को पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 बीसी से शुरू होकर 1000 बीसी में आता है। ऋग्वैदिक काल के बारे में अगर बता दूं, आर्यंस सबसे पहले ईरान से होकर इंडिया आए थे, और ये बात हमें ईरान की एक पवित्र बुक जैनदावेस्ता में मिलती है, जो कि ईरान की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। कई बार एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि जैनदावेस्ता जो बुक है वो कहाँ की है। तो ये एक ईरान की बुक है जिसमें ये साफ दिखाया गया है, लिखा है उसमें कि आर्यंस जब इंडिया आए थे तो ईरान के रास्ते होके आए थे। ईरान के रास्ते इंडिया में आए थे जब वो सबसे पहले सिंधु नदी और उसकी जो 6 नदियाँ हैं साथ में, यानी टोटल 7 नदियाँ, सरस्वती, व्यास, चिनाब, झेलम, ये रावी, ये 6 नदियाँ और सिंधु नदी, यानी टोटल 7 नदियाँ, 7 नदी को मिला के जो क्षेत्र बनता है, उस क्षेत्र में आकर ये जितने आर्यंस थे वो बसे थे सबसे पहले। तो उसी क्षेत्र को ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है, जिस जगह पर आर्यंस ने सबसे पहले आके अपना पड़ाव डाला, यानी वो लोग सबसे पहले आकर वहां पर ठहरे। तो अब हम ऋग्वैदिक काल को पढ़ने जा रहे हैं। ऋग्वैदिक काल में हमें मेजरली बस ये पता करना है कि उनका लाइफस्टाइल कैसा था, वो लोग पूरे दिन क्या करते थे, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में अपनी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में पढ़ा था। तो हम ऋग्वैदिक काल के बारे में जब पढ़ते हैं तो इसका जो पूरा इतिहास है वो हमें ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद से इसका इतिहास मिलता है हमें। अगर हम बात करें ऋग्वैदिक काल की, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि वो लोग आर्थिक जीवन कैसे जीते थे, मतलब वो लोग क्या करते थे, वो पूरे दिन में क्या करते थे, बिजनेस करते थे या फिर कृषि करते थे, पशुपालन करते थे। तो मैं आपको बता दूं, ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो सबसे ज्यादा पशुपालन करते थे, पशुपालन ज्यादा किया करते थे। अगर बात की जाए कृषि भी करते थे वो लोग, मगर कृषि की तुलना में पशुपालन को ज्यादा महत्व दिया करते थे वो लोग। अब जो भी लोग वहां पशुपालन करते थे उनको जो लोग ब्याज दिया करते थे, जो सूदखोर होते थे, उसको ऋग्वेद में बैकनाट कहा गया है। बैकनाट कहा गया है। ये टर्म हमें बस इसलिए याद रखने की जरूरत है क्योंकि कई बार एग्जाम में आता है कि ऋग्वेद में सूदखोर को क्या कहते हैं, तो बैकनाट कहा गया है उसमें। अब जब ये सूदखोर थे, ये पशुपालन के लिए, कृषि के लिए जो रेंट दिया करते थे, मतलब लोन पे जो पैसे दिया करते थे लोन वगैरह के लिए, वो पैसे किसमें दिया करते थे? हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बार्टर सिस्टम करते थे, मगर यहाँ पर ये लोग सिक्के का यूज करते थे, सिक्के वगैरह चलाते थे। और सिक्के किस टाइप के होते थे? वहां के जो सिक्के होते थे, 2 तरीके के सिक्के होते थे, निष्क और शतमान। ऋग्वैदिक काल में 2 तरीके के सिक्के प्रचलन में थे, निष्क और शतमान। ये ज्यादा यूज हुआ करते थे। ऋग्वैदिक काल हमारा पूरा ऋग्वेद के ऊपर बेस है, और हमारा उत्तर वैदिक जो काल अभी जब हम पढ़ेंगे इसके बाद, वो बाकी के 3 वेदों पर है। हमें ऋग्वेद में ये पता चलता है कि सत्यमेव जयते जो है, सत्यमेव जयते आपने सुना होगा, सत्यमेव जयते हमारा मुंडकोपनिषद से लिया गया था ऋग्वैदिक काल में।
ये उपनिषद जो होते हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम वेद पढ़ेंगे, चारों वेद, उनके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे, तब हम उपनिषद पढ़ेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सत्यमेव जयते जो लिया गया था ऋग्वेदिक काल में, वो मुंडक उपनिषद से लिया गया था। और अस्तो मा सद्गमय, ये जो है ये आपका ऋग्वेद से लिया गया है। ये भी, ये सारी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, क्योंकि बच्चों ने पढ़े नहीं होते हैं इसलिए वो गलत कर देते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है। अब बात करते हैं गायत्री मंत्र की। तो गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद के 10 मंडल की चर्चा है, उसमें से गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में लिया गया है। तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र को पिक किया गया है। यहां तक की बात है कि हमने ऋग्वेद से क्या क्या चीजें ली हैं और वो लोग पूरे दिन में आर्थिक व्यवस्था उनकी किस तरीके की थी। अब हम आगे चल के बात करेंगे। तो अब हमने आर्थिक, इनकी जो व्यवस्था थी, इनका आर्थिक जो जीवन था उसको समझ चुके हैं। अब हम इनके धार्मिक जीवन पे चलेंगे। जो वैदिक काल में ऋग्वेदिक एरिया में जितने भी लोग थे वो लोग किस धर्म को फॉलो करते थे, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये लोग इंद्र को अपना सर्व प्रमुख देवता मानते थे। इंद्र भगवान को ये सबसे ज्यादा मानते थे और उनको पुरंदर के नाम से भी जाना जाता था। ये क्वेश्चन काफी फेवरेट है, काफी बार आ चुका है पहले भी कि इंद्र को किस नाम से जाना जाता था, तो पुरंदर के नाम से जाना जाता था। और इस काल में फिर इंद्र के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट देवता थे वो अग्नि और वरुण को माना जाता था। ये इनके धार्मिक था। जैसे हमने धर्म के बारे में लास्ट बार वीडियो में पढ़ा था, इस वीडियो में इंद्र, अग्नि और वरुण, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे भगवान और देवता। उस टाइम पे काफी लोग जो थे अंधविश्वास में, जादू टोना, इन सब में काफी लोग इन्वॉल्व हुआ करते थे। मगर जितने भी यज्ञ वगैरह जो हुआ करते थे उन सब में मंत्र वगैरह मंत्रहीन हुआ करते थे। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नदियों की, तो नदियों में सबसे ज्यादा जो पवित्र नदी माना गया है वो सरस्वती को माना गया है। सरस्वती नदी को काफी ज्यादा पवित्र माना जाता था। अब इसके बाद जो है हमने दो चीजें समझ ली हैं यहाँ पर, उनका आर्थिक जीवन और उनका धार्मिक जीवन। अब हम पढ़ेंगे उन लोगों का राजनीतिक व्यवस्था किस टाइप की थी। तो अगर हम बात करें राजनीतिक व्यवस्था की, तो उन लोगों के नॉर्मली परिवार हुआ करते थे और परिवार का जो प्रधान होता था, परिवार के प्रधान को वो लोग कुल बोलते थे। कुल, परिवार का प्रधान कुल कहलाता था। और ऐसे ही करते करते सारे परिवार को मिलकर गांव बनते थे और सारे गांव मिलकर एक जन बनाते थे। तो जो जन हुआ करता था वो काफी अलग अलग जन थे। अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जन की, तो आपने नाम भी सुना होगा, भरत। भरत जन का, जिसके ऊपर ही हमारे इंडिया का नाम भारत पड़ा है, भरत जन। भरत जन जो था, इसका एक राजा हुआ करता था जिस राजा का नाम सुदास था। सुदास ने रावी नदी के किनारे पर, रावी नदी पर एक युद्ध लड़ा था। उस युद्ध का नाम दशराग्य युद्ध था। भरत जन का जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा था सुदास था, जिसने रावी नदी के किनारे पर दशराग्य युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में उसने 10 जन के, अलग अलग 10 जन के जितने राजा थे उन सबको हराया था एक साथ, वो भी जिसमें से 5 आर्यों के थे और 5 आर्य उत्तर के थे। उन 10 जनों को एक साथ इसने रावी नदी के किनारे पर हराया था। उस टाइम पर भी इन सब चीजों को, राजा को चुनने के लिए समितियां हुआ करती थी, सभाएं हुआ करती थी। उन सभाओं में मेल और फीमेल दोनों ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। दोनों लोग जाते थे, मतलब फीमेल और मेल का इक्वल उस टाइम मान सम्मान दिया जाता था। जैसे जैसे अगला जो टाइम आएगा उत्तर वैदिक काल जब पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ी सी फीमेल की वैल्यू थोड़ी कम कर दी गई थी। और जो सभाएं होती थी, ये सभाएं राजाओं को चुनती थी। ये सब जैसे इलेक्शन होते हैं हमारे, वैसे ही वहां की सभाएं और समिति होती थी, वहां पे वो इलेक्शन करती थी और राजाओं को चुनती थी। उसमें मेल और फीमेल दोनों जाते थे इस टाइम पीरियड में। अब हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में जिस एरिया में ये लोग रहते थे, सब छंद क्षेत्र था, उसको ब्रह्मावर्त भी कहा जाता है। ब्रह्मावर्त भी कहा जाता है। और हिमालय की जो चोटी है उसको ऋग्वेद में मूजवंत कहा गया है। ये इन लोगों का राजनीतिक स्ट्रक्चर हुआ करता था कि किस तरीके से उनका परिवार होते, जन होते थे। इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज याद रखनी है, भरत जन के जो राजा थे सुदास, और इन्होंने युद्ध लड़ा था दशराग्य रावी नदी के किनारे।
अब ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ कंसाइज वे में पढ़ रहे हैं, वैसे बहुत सारी चीजें हैं, मगर जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और जो आएंगे इंपॉर्टेंट जो मेन बिल्कुल टॉपिक है, हम उन सब चीजों को लेके चल रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल समझ आते रहे, टू द पॉइंट चीजें। अब हम इसके बाद जो पढ़ेंगे राजनीतिक के बाद, अब राजनीतिक व्यवस्था के बाद हम पढ़ेंगे उनकी सामाजिक संरचना किस तरीके की थी, मतलब वो सोशली लोग कितने एक्टिव थे और दिन भर क्या करते थे। मतलब वो लोग मोस्टली जो है अपना ज्यादातर टाइम पशुपालन में गुजारा करते थे। उसके बाद वो लोग जो है मोस्टली गेम वगैरह खेला करते थे, वो लोग घुड़सवारी वगैरह ये सब भी पसंद किया करते थे, और उन लोगों को आभूषणों का भी बहुत शौक था, जैसे हीरे जवाहरात सोना चांदी, ये लोग भी बहुत ज्यादा ज्वेलरी वगैरह वो लोग पसंद करते थे, एक दूसरे को काफी मान सम्मान देते थे और सोशली लाइफ में काफी खुश रहा करते थे। यहां तक हमने चीजें पढ़ी हैं। अगर हम बात करी जाए पशुपालन और खेती की बात करी जाए तो सोशल लाइफ में वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है जौ की खेती को मानते थे। जौ की जो खेती होती है इसको वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना करते थे उस टाइम पे। तो अभी हमने उसकी सामाजिक सोशल लाइफ किस तरीके की थी, रिलीजन कौन सा फॉलो करते थे, उनका आर्थिक व्यवस्था फाइनेंशियली कंडीशन कैसी थी, और वो लोग कहाँ रहते थे, ऋग्वेद के ऊपर जो डिपेंड है वो सब हमने पढ़ लिया। अब स्पेशली जो चीज ऋग्वेद में लिखी हुई है, यानी जो ऋग्वेदिक काल से रिलेटेड जो भी चीजें ऋग्वेद में लिखी हुई है, उसको हम अपना अलग सेपरेट वेदों वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वेदों में पढ़ेंगे। अभी हम पूरा ऋग्वेदिक काल को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो वैदिक काल में ऋग्वेदिक का जो एरा था, यानी ऋग्वेदिक काल जो था वो हमने काफी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमारा उत्तर वैदिक काल स्टार्ट होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप इस वीडियो को भी एक से दो बार देख लेंगे तो आपका काफी कवर हो जाएगा। अब मैं जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करता रहूंगा ताकि जितने भी एग्जामिनेशन आने वाले हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का और एनटीपीसी एग्जाम जब तक आएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कवर कर पाए इन चीजों को। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि ज्यादा सारी चीजें अपलोड करता रहूं। बहुत जल्दी करंट अफेयर वगैरह की भी वीडियो लेकर आऊंगा, सारी चीजें लेकर आता रहूंगा। बस भाइयों आपसे थोड़ा सपोर्ट चाहिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आ जाएं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उत्तर वैदिक काल को कंप्लीट करेंगे। जब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।